नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं माइक्रोफंगी मशरूम एक्सपर्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो विषय को लेकर के हम लोग बात करेंगे वो है कि भारत में क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम से जो बटन मशरूम फार्म चलती है, उन फार्मों के बारे में 60 प्रमुख बिंदुओं की एक सूची बनाई गई है। इसमें खाद से लेकर करके बैग के निपटाने तक सब कुछ शामिल है। यानी 60 पॉइंट जो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम फार्म है, ऑटोमेटेड फार्म इंडिया में, उनको अपने फार्म को कैसे मैनेज करना, कैसे प्रबंध करना है, प्रबंधन की जो विधियां हैं, उसके जो 60 प्रमुख बिंदुएं हैं, उसको लेकर के आज का वीडियो है बटन मशरूम के संदर्भ में, जिसमें कि खाद बनाने से लेकर करके बैग को निपटाने तक का बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग पहला चरण खाद की तैयारी, ये फर्स्ट पॉइंट है। लगभग 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट में पहला पॉइंट है खाद की तैयारी फेज़ 1, यानी चरण 1। उसमें कच्चे पदार्थ जो हैं, उसमें गेहूं का भूसा या धान का भूसा, मुर्गी की खाद, जिप्सम, यूरिया, सीरा इत्यादि सामान लगता है। जो भूसा होता है, या वो वीट का हो, गेहूं का हो या धान का हो, उसकी लंबाई 4 से 6 इंची होनी चाहिए। टुकड़ों की 4 से 6 इंची लंबा होना चाहिए। वीट स्ट्रॉ में भी और पैडी स्ट्रॉ में भी, धान के पुआल में भी और गेहूं के पुआल में भी। उसको खाद बनाने से पहले भिगाना पड़ता है। जो मशरूम है, अगर आप पैडी धान का पुआल या कुट्टी या भूसा से आप खाद बना रहे हैं, तो आपको शुरू में उसको थोड़ा ज़्यादा दिन तक पानी में भिगो के रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 48 से 72 घंटा, 3 दिन तक आपको पानी में उसको भिगो के रखना पड़ेगा। फिर पानी झाड़ करके फिर उसका मिक्सिंग करके पहाड़ बना के काम करना पड़ेगा, ताकि लिग्निन और सिलाइका जो 2 कंपोनेंट है, केमिकल है, जो डिकम्पोज करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डिले क्रिएट करता है, देरी करता है पैडी स्ट्रॉ में, जो कि वीट स्ट्रॉ में नहीं होता ये सब चीज़, क्योंकि उनका मात्रा बहुत कम होता है। नाइट्रोजन भी हमारा कम है, जो कि ज़रूरी है मशरूम के उत्पादन के लिए। कोई भी मशरूम के उत्पादन के लिए कार्बन और नाइट्रोजन चाहिए, जो कि सही परिमाण वीट में पाया जाता है, पैडी में पाया नहीं जाता। तो आपको ऊपर से नाइट्रोजन देना पड़ेगा। और अगर आपका वीट है तो 2 से 3 दिन भिगोना है पानी में, और आपका अगर क्या नाम है ये पैडी है तो 3 से 4 दिन भिगोना है। मैंने थोड़ा आगे थोड़ा गड़बड़ किया है, तो उसको मैं सुधार देता हूँ कि आपको जो वीट स्ट्रॉ का होगा उसको 2 से 3 दिन भिगोना है पानी में। ठीक है। कंपोस्ट बनाने के लिए जो वीट स्ट्रॉ यूज़ कीजिएगा 4 से 6 इंची लंबा हो। ठीक है। अगर आप वीट स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हैं तो उसको 2 से 3 दिन तक पानी में भिगो के रखिएगा। और अगर आप पैडी स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन, यानी 48 से 96 घंटा तक उसको डुबा के रखें, ताकि उसका सिलाई का लिग्नियम निकल जाए और वो सड़ने के, उसका जो सीला है वो ज़्यादा स्पीड अप हो जाए। ठीक है। पलटैया वीट स्ट्रॉ का जो है उसका हर 2 से 3 दिन में होगा, और पैडी स्ट्रॉ वाला जो कंपोस्ट है उसका पलटैया 3 से 4 दिन के अंदर होगा। ये ध्यान रखिएगा। 4 नंबर जो है फेज़ 1 में हमको चेक करना है, अमोनिया का गंध का जांच करना है कि अमोनिया है कि नहीं। अमोनिया अगर है तो समझ लीजिए कि आपका खाद तैयार नहीं हुआ है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। अमोनिया नहीं होना चाहिए। पैस्चराइजेशन टनल फेज़ 2 में जाने से पहले ही आपका अमोनिया गैस जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका कंपोस्ट में उसका गंध है कि नहीं। अगर गंध है तब आपको समझ रहेगी कि और समय लगेगा, इसको और 2-3 पलटैया देना है या 2 पलटैया देना है।
4-5 दिन और रखना है या 2-3 दिन रखना है, ठीक है, जिससे कि इसका ये एमोनिया जो इसके अंदर गैस है वो निकल जाए, तो बेहतर क्वालिटी का आपको कंपोस्ट तैयार होगा। नमी का मात्रा देखना होगा आपको। फेज़ 1 में जब आप तैयार कर रहे हैं खाद की, 60 से 70% नमी कम से कम होना चाहिए खाद का, अंतिम चरण में, लास्ट फेज़ में। और 7 नंबर जो है वो पॉइंट 1 का ही 7वां नंबर में बात कर रहा हूँ। देखिए टोटल 60 पॉइंट में मैं बात करूँगा, जिसको हमने 10 भाग में बांटा है, ठीक है, और हर भाग किसी में 9, किसी में 10, किसी में 8, ऐसे करके टोटल आपको मैं 60 पॉइंट पे बात करूँगा, जो कि क्लाइमेट कंट्रोल बटन मशरूम फार्म को सही से चलाने में आपका मदद करेगा। ये जानकारी जानना ज़रूरी है। जो नए लोग भी आ रहे हैं उनके लिए भी ये समझना ज़रूरी होगा कि कैसे आप बटन मशरूम का फार्म तैयार कीजिएगा, और तैयार कीजिएगा तो क्या क्या रूपरेखा आपको तैयारी करना होगा, खाद बनाने से लेकर के माल निपटाने तक के लेकर के, ये सब उसका है प्रोसेस है। रूम का कोई बनाने का प्रोसेस नहीं, खाद बनाने का प्रोसेस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। खाद बनाने के बाद का जो प्रोसेस आता है, स्पॉनिंग करना, फिर उसके बाद में केसिंग सॉइल, फिर माल निकलेगा उसका तोड़ना, फिर उसको चेक करना, फिर उसको स्प्रे करना, ठीक है। अच्छा, जो खाद जो जब आप चेक कर लिया कि निमोनिया उमोनिया नहीं है, तो खाद का जो ऊंचाई है वो 5-6 फुट ही होना चाहिए, और चौड़ाई जो है वो भी 5-6 फुट होना चाहिए। लंबाई आपको जितना रखना आप रखिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 5-6 फुट का हिप होना चाहिए, 5-6 फुट चौड़ा, 5-6 फुट लंबा, हाइट में ऊंचाई, और लंबाई आपको जितना रखना आप रख सकते हैं। तो आपका जो बंकर बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। और इस घटनाक्रम में अगर व्हीट स्ट्रॉ है तो 18 से 20 दिन में तैयार हो जाता है खाद, और अगर पैडी स्ट्रॉ है तो समझिए 28-30 दिन लगेगा आपको तैयार होने में। मतलब फेज़ 1 का जो अवधि है वो ख़त्म होगा। अभी हम लोग फेज़ 2 में घुसे नहीं हैं, अभी हम लोग फेज़ 1 का ही बात करें। खाद तैयार करने का फेज़ 1 है कि उसको हमको कैसे तैयार करना है, और भी सब चीज़ दे करके, ताकि उसको एक बैलेंस डाइट मिले माइसेलियम को, बटन मशरूम का, ताकि वो पनप सके, और आपको उसके एवज में बटन मशरूम, सुंदर सा बटन मशरूम रिटर्न गिफ्ट के रूप में प्रदान करे, आपका मेहनत का फल आपको मिले। तो उसी संदर्भ में जो है 18 से 20 दिन लगेगा आपका व्हीट का, और 25 से 30 दिन मान के चलिए आप पैडी स्ट्रॉ का अगर आप कंपोस्ट में यूज़ कर रहे हैं तो उसको सड़ने में टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो 9 पॉइंट हो गया। अब सेकंड जो आपका ये है पॉइंट है वो है पैस्चराइजेशन और कंडीशनिंग। मतलब जो आपका माल तैयार हुआ है उसमें जो कीट वगैरह जो है, अच्छा बैक्टीरिया रहना है, ख़राब बैक्टीरिया, इसीलिए पैस्चराइज हो रहा है, स्टरलाइज नहीं हो रहा है। स्टरलाइज में अच्छा ख़राब बैक्टीरिया दोनों मर जाता है, लेकिन अच्छा बैक्टीरिया का हम लोग को ज़रूरत है। तो हम लोग अच्छा बैक्टीरिया को रखेंगे, इसीलिए हम लोग पैस्चराइजेशन प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं। और कंडीशनिंग करेंगे कि ऊपर का माल नीचे, नीचे का माल ऊपर, ताकि हर जगह, हर तरफ से, हर कोना से, हर टुकड़ा में एक पर्याप्त मात्रा में बैलेंस, सब कुछ न्यूट्रिशनल और जो भी प्रोसेस है वो बैलेंस तरीक़ा से सब भाग में सम्मिलित हो सके। ठीक है, तो पैस्चराइजेशन और कंडीशनिंग है, ये है चरण 2। चरण 2 पैस्चराइजिंग फेज़ 2, जिसमें हम लोग पैस्चराइजिंग टनल के अंदर जाते हैं। तो उसमें आपको टनल या बल्क पैस्चराइजेशन कीजिएगा, जिसमें कीटाणु और कीटों को मारना है। आपका मेन उद्देश्य है जो कीटाणु और कीट है जो आपको प्रॉब्लम करेगा आगे चल करके आपके उत्पादन में, उन लोगों को मारना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना, पहला पॉइंट, कि टनल या बल्क पैस्चराइजेशन का मेन एम है कीटाणु और कीटों को मारना। तापमान बढ़ाना है हम लोगों को कंपोस्ट का, कम से कम 58 से 60 डिग्री रखना है। 60 डिग्री से ऊपर नहीं जाना है। 60 डिग्री से ऊपर 62 डिग्री क्रॉस करेगा
तब फिर उसमें ट्राइकोडर्मा आने का चांसेस रहता है, ग्रीन मोल्ड जिसको हम बोलते हैं, हरा फफूंदी। उसके बाद काला भी आ सकता है, किसी तरीका का भी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि माइसिलियम कमज़ोर पड़ जाएगा, उसको अनबैलेंस ये मिलेगा तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेगा। तो तापमान जो है 58 से 60 डिग्री में आपको कम से कम 4 से 6 घंटा रखना है। और जो जब कंडीशनिंग कीजिएगा तो 58-60 से उसको घटा करके टेम्परेचर को 45-50 के डिग्री सेल्सियस के लेवल में लाना है। और एमोनिया जो मेन जो उसमें गैस है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है बटन मशरूम में, ठीक है, एमोनिया को आपको कंपोस्ट से निकालना होगा, तो वो आपका इस प्रोसेस में निकल जाएगा। तो ये आपको फर्स्ट फेज़ में ही देखना पड़ेगा कि आपका एमोनिया कितना है कि नहीं है। आपको नहीं कर करके ही सेकंड फेज़ में जाना है, उसको पूरा ख़त्म करके ही सेकंड फेज़ में जाना है। तो ये सब प्रोसेस चलेगा, और ये सब प्रोसेस जो सेकंड फेज़ का है वो 5-7 दिन चलता है। पैडी वीट में 5 से 7 दिन और पैडी में 7 से 10 दिन ये पैस्चराइजिंग टनल में ये वाला खेला चलेगा आपका। ये जो कंडीशनिंग करना फिर उसको फिल करना, ये प्रोसेस चलेगा, जिससे कि वायु का आदान प्रदान होगा, अधिक ताजगी हवा आपको कंपोस्ट को मिलेगा, फ्रेश एयर, जल्दी वो सब चीज़ ऑक्सीजन मिलेगा तो जल्दी पनपेगा सब चीज़। अंतिम में आपको देखना क्या है, सेकंड फेज़ खत्म होना कि भूरा रंग हो गया है आपका। जो चाय पत्ती होता है ना, चाय पत्ती को अगर आप पानी मतलब यूज़ कर करके उसका जो कलर देखते हैं, ठीक है ना, भीगा हुआ भूरा कलर, डीप भूरा कलर का होना चाहिए, और एमोनिया गैस रहित आपका कंपोस्ट होना चाहिए फेज़ 2 का एंड होने तक। और रंग भी इसका गहरा भूरा रंग का होना चाहिए, डीप डार्क ब्राउन कलर। द कंपोस्ट शुड बी डीप डार्क brown, and it should be free from ammonia gas that is very much dangerous for the cultivation of button mushroom. So all the cultivator, all the farm owner should know this, that the process of making the compost, there are 2 phases, one phase, first phase, and then the second phase of making the compost. First one is mixing all the material into one, and second is pasteurizing and conditioning it, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया खाद तैयार। उसके बाद में थर्ड स्टेप आता है जो है स्पॉन और स्पॉन रन, मतलब बीज जब आप रोपण कीजिएगा उसके बाद का जो फेज़ आता है जिसको बोला जाता है वेजिटेटिव फेज़, जिसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होगा लेकिन वो फैलेगा, दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव स्टेट। सब्जी नुमा अवस्था में वो रहेगा, वो फैलेगा, लेकिन प्रोडक्शन आपको नहीं देगा। प्रोडक्शन का उसका टाइम जब आएगा, केसिंग सॉइल कीजिएगा, उसके बाद उसका प्रोडक्शन निकलेगा। तो आपको स्पॉनिंग करना है, ठीक है। एक बैग लेना है 2 फुट बाई 2.5 फुट का, थोड़ा मोटा बैग होना चाहिए, कम से कम 50-70 माइक्रोन का होना चाहिए बैग लेना है, और उसमें 10 किलो कंपोस्ट आना चाहिए। अब स्पॉन कौन सा ग्रेन के ऊपर बना हुआ है, ज्वार है कि गेहूं है, ये आपको देखना, दोनों चलता है, ठीक है ना। स्पॉन का जो रेट है, जो खाद के वजन के साथ में जो उसका रेशियो जो मिलाना है, वो हम लोग का मिलाना 1%। थोड़ा आप बढ़ा भी सकते हैं जल्दी करने के लिए, ज़्यादा डीप डेंस माइसिलियम के लिए लोग को थोड़ा ज़्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा 1.5% भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1% जो है नॉर्मल है। 1% मतलब 10 किलो खाद में 100 ग्राम आपका सूखा स्पॉन जो है बीज पड़ेगा। 10 ग्राम कंपोस्ट में 10 किलो कंपोस्ट में, रेडी कंपोस्ट में आपका 100 ग्राम बीज पड़ेगा। उसको लेयर कर करके डालें, उसको 3 लेयर में बना कर करके डालें। 4 लेयर आपका कंपोस्ट का रहेगा, 3 लेयर आपका स्पॉन का रहेगा। लेयरिंग कर करें तो उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। जो मिलाने की विधि है वो मैंने आपको बताया कि आपको लेयरिंग से मिलाना है। 3 लेयर बनाना है स्पॉन का और 4 लेयर कंपोस्ट का, हाथ से करना है।
ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। और जो भी लोग काम कर रहे हैं, आप लोग हाइजीनिक सैनिटेशन, साफ सफाई का समझिए कि आप लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, मजाक का चीज़ नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन तीले तीले आपका चीज़ खराब हो रहा है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। बारीकी आपको बटन मशरूम का समझना पड़ेगा, उसका जो रिक्वायरमेंट है। सांप जितना भी जंगल में रहता हो, जहाँ भी उगता हो, ठीक है ना, वो इन्वायरमेंट पूरा शुद्ध होता है 100%। ये चीज़ आपको मान के चलना है कि हाइजीनिक सैनिटेशन, जो वर्कर आपका काम कर रहा है उनका हाथ में नाखून ना हो, हाथ साफ हो, कुछ हाथ का यूज़ किए इधर उधर तो हाथ बढ़िया से साबुन से धो कर करके फिर यूज़ करें। अगर नहीं हो सकता है तो ग्लव्स पहन के काम कर सके, इंडस्ट्रियल ग्लव्स आता है, ग्लव्स पहन करके काम कर सकते हैं। तो लेयरिंग जो हमने बताया आपको पॉइंट 3 स्पॉनिंग और स्पॉन रन के बारे में, इसमें जो है इसका तीसरा पॉइंट जो है आपका लेयरिंग कर करके आप कंपोस्ट में स्पॉन को मिलाना है। जब इंक्यूबेशन होगा तो उस वक्त का जो तापमान है वो रहेगा 22 से 26। आपका जो कंपोस्ट है उसको ठंडा जब आप कीजिएगा ना, तो उसका जब आप मिलाइएगा, जब दोनों को मिलन होगा, ठीक है ना, तो उस वक्त में आपका कंपोस्ट का जो इंक्यूबेशन का जो तापमान है, ठीक है, थोड़ा सा आपका कंपोस्ट हो सकता है 19-20 हो जाए, 25-30 रहे, लेकिन आपको रूम का जो टेम्परेचर है उसको 26 से स्टार्ट करना है, 25-26 से, और आस्ते आस्ते ग्रेजुअली उसको 24 घंटा के अंदर में या 48 घंटा के अंदर में आपको 22 डिग्री में लेके चला जाना है, जहाँ से उसका मेन खेला शुरू होगा। स्पॉन जो है माइसीलियम का रूप लेकर करके वेजिटेटिव स्टेट में फैलना शुरू करेगा, समझा आपने। और जो आपका कंपोस्ट है, क्योंकि उसमें केसिंग सॉइल रहेगा, उसका नमीपन आपको चेक करके रखना है कि 90 से 95% नमीपन होना चाहिए कंपोस्ट का। जब आप केसिंग सॉइल कर करके पानी डालना शुरू कर दिए तो आपका 90-95% होना चाहिए केसिंग सॉइल से लेके नीचे का जो आर्द्रता है, नमीपन है, वो आपका 90 से 95% होना चाहिए, जिससे कि माइसीलियम जो है वो उग सके, ग्रो कर सके, फैल सके। CO2 जो है वो आपको उसका स्तर होगा 5000 से 8000 ppm, 10,000 ppm तक भी बहुत लोग रखते हैं। ठंडा ज़्यादा इन्वायरमेंट बाहर में तो 10,000 ppm काम करेगा, लेकिन गर्मी में आप क्लाइमेट कंट्रोल में कर रहे हैं तो 8000 ppm इज़ एनफ। what you say, carbon dioxide 8000 ppm is very much, and gradually you have to control it to till 5000। आपको 8000 से शुरू करना है, 8000 10,000 से ग्रेजुअली इसको उतार कर लेकर के आना है 5000 ppm में। जो आपका रूम का अंदर जो कार्बन है, कार्बन का स्तर को आपको 5000 ppm में लेके आना है। और ये सब मशीन से आपको चेक करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपका मशीन शो कर रहा है कि आपका रूम आप 22 डिग्री में ठंडा कर रहे, चिलिंग कर रहे, या 18 डिग्री में चिलिंग कर रहे हैं, लेकिन अंदर में कहीं पर लीक है। कम से कम पब पैनल 50 mm का होना चाहिए थिकनेस का, उसमें लीकेज है कहीं पे, कुछ है जिसके कारण आपका अंदर में टेम्परेचर नहीं वो बन पा रहा है जो आप, लेकिन आप जिद अड़े हुए हैं कि नहीं टेम्परेचर तो 22 डिग्री जा रहा है, मशरूम काहे नहीं निकल रहा है, टेंशन है। टेक्निकल चीज़ आपको समझना पड़ेगा। मशरूम जो है एक टेक्निकल साइंटिफिक खेती है, जिसमें आपको बारीकी चीज़ को समझना पड़ेगा। ये नाइट्रोजन और कार्बन से इग्निट होता है, इसमें प्राण आरंभ होता है। ये लोग काम करना बैलेंस देख कर करके, लाइट, हवा, पानी, डिफ्यूज लाइट चाहिए इन लोगों को कोई सूरज का लाइट डायरेक्ट नहीं चाहिए, डिफ्यूज मरा हुआ लाइट चाहिए। या रूम के अंदर आप ट्यूबलाइट जलाइए, 50 स्क्वायर फीट में एक ट्यूबलाइट 40 वाट का आप जला सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो CO2 का रेशियो है वो 5 से 8000 ppm होना चाहिए। और जब आप ये केसिंग से पहले आपको 14 से 18 दिन लगेगा इसमें पूरा क्लोनाइजेशन होने में, इसको पूरा फैलने में, पूरा इसको 14 से
18 दिन का समय लगता है पूरा कॉलोनाइज करने में, पूरा फैलने में माइसीलियम को। ठीक है, रंग की जांच हमेशा करें कि पूरा खाद में सफ़ेद माइसीलियम दिखाई दे, तार तार के जैसा सफ़ेद ऊपर से निकल रहा है, केसिंग सॉइल के ऊपर से, बगल से बटन मशरूम निकल रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान। माइसीलियम का कलर में चेंजिंग होगा, इसका मतलब समझिए कुछ आपका गड़बड़ हो रहा है, कुछ इन्फेक्शन आ गया है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, ये सब चीज़ आपको छोटा छोटा चीज़ ध्यान देना। और ठीक है, थोड़ा पीना चल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आपको आगे चल करके बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया 3 नंबर पॉइंट ख़त्म हो गया। 4 नंबर पॉइंट है केसिंग और केस रन। केसिंग कराने के बाद में केस रन भी होता है ना, केस रन होता है तभी तो नीचे से ऊपर आता है माइसीलियम और एक रूप लेता है। ठीक है, तो केसिंग और केस रन का जो पहला पॉइंट है उसमें मिट्टी, चूना या फार्म यार्ड का मिट्टी जो आता है, बालू मिक्स कर करके केसिंग सॉइल बनता है। उसका एक पद्धति है, जब आप डीपली कोई जाइएगा तो उसके बारे में पता कीजिएगा, और मैं भी हाजिर हूँ आपको ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है, आप जब कीजिएगा तो आप उस समय आपको सब चीज़ बता दी जाएगी कि कैसे केसिंग सॉइल बनता है। उसका एक अलग वीडियो भी बना करके मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा। और केसिंग सॉइल को पैस्चराइज करना है 65 डिग्री में। ठीक है, 4 से 5 घंटा के लिए। 65 डिग्री में केसिंग सॉइल जब बन जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो उसको पैस्चराइज करना है 65 डिग्री तक के अंदर में। बढ़िया से उसको 4-5 घंटा 7 घंटा तक कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जब केसिंग कीजिएगा तो 1.5 से 2 इंची मोटापा केसिंग सॉइल का होना चाहिए प्रति बैग में। 1.5 से 2 इंची मतलब आपका 1.5 इंची इतना हो गया, और 2 इंची आपका यहाँ हो गया। 2 इंची मतलब आपका उंगली का दो पॉइंट, ये यहाँ तक 2 इंची। 2 इंची केसिंग होना चाहिए, 1.5 से 2 इंची। और नमीपन जो है आपका केसिंग सॉइल का ऊपर में जो है वो होना चाहिए 75 से 80, 75 to 80% मॉइस्ट होना चाहिए जब आप केसिंग कीजिएगा उसके बाद में। ठीक है, और केसिंग का मोटाई जो है 1.5 से 2 इंची होना चाहिए। 5 नंबर, जब इंक्यूबेशन का तापमान है उसको अब आपको घटाना है, तो आपको आस्ते आस्ते घटाना शुरू करना है। ये ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि कैसे उसको कंट्रोल करना है। जो आपका फार्म संभालेगा, जो भी आप आदमी रखिएगा, वो तो आपको ट्रेन आदमी रखना पड़ेगा, जानना ज़रूरी है। उसके लिए आप ट्रेनिंग लीजिए या ट्रेन आदमी को हायर कीजिए बड़ा सैलरी पर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि टेक्निकल चीज़ जो है, जो आपको जानना ज़रूरी है, जो आपका फार्म में काम करवा सके। आपने पैसा लगाया लेकिन इनकम होगा, आपके पास समय नहीं है, आप समय दे नहीं पा रहे हैं, तो आप मैनेजर हायर कर लीजिए। कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, वो आपको दे देगा। उसके माध्यम से आप काम कीजिए, तो आप उसको आइडिया है तो आपको वो गाइड करेगा। और ट्रेंड आदमी लीजिएगा तो वो भी मिल जाएगा, खोजने से तो कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपको आस्ते आस्ते तापमान को जो है 26 से 24 से आस्ते आस्ते करके 20 में लेकर के आना है। ठीक है, 20 में जब आप लेकर आइएगा, ये समय तक समझिए 7 से 10 दिन हो गए जब आप केसिंग कर चुके हैं। अब समय है माल निकलने का। ठीक है, माइसीलियम फैल गया, सब कुछ हो गया, केसिंग सॉइल बाहर निकल गया। अब 5वां नंबर है पिनिंग और फलन। जब पिनिंग और फलन का जब समय आएगा, जब आप केसिंग कर दिए उसका 7 से 10 दिन के बाद देखो ऊपर सब्जी फैल गया, सब कुछ हो गया, तो 5वां नंबर में आता है पिनिंग और फलन। छोटा छोटा निकलना, पिन जैसा उसका दाना निकलना शुरू हो जाएगा, फिर वही बड़ा होगा। ठीक है, उस समय आपको कार्बन जो होता है CO2 का जो रेशियो है, वो आपको कम कर करके 2000 ppm में लाना होगा। 5000 से आस्ते 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 डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर करके अंडर गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस। आई वुड रिकमेंड एक्सपर्ट गाइडेंस for climate control system farm, because investment is much more and you required expert who can guide you for investment in return. So I would suggest that
please don't try to underestimate button mushroom farming and that of climate control system, automated system. Nowadays, they have already approached for AI mushroom farming, hydroponic mushroom farming, the different type of mushroom farming. We are very back. India is very back. We have just started knowing what is mushroom. Otherwise, people used to say kukurmutta, khumbi, khamba, lamba, damba. There are a lot of mushrooms and they have a स्पेशल किंगडम कॉल्ड फंगी किंगडम। फफूंदियों का एक अपना साम्राज्य है और इसमें बहुत सा ऐसा मशरूम पाया जा रहा है जो कि मानवता के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। हर तरीक़ा से आपके लाइफ के हर क्षेत्र में, आपके मोबाइल के लिए बैटरी बनाना हो या आपको नकली मीट बनाना हो मशरूम से, या लेदर क्लॉथ बनाना हो, या ऐसा सा सबूत मिला है कि मशरूम में आग को ले जाते थे पुराना ज़माना में, जो जंगल में लोग रहते थे, ऐसा ट्रेस मिला है अमेरिका साइड में। तो मशरूम, कोई भी बीमारी हो, मशरूम उसमें कारगर हो, कोई भी बीमारी हो, बस आपको जानना है क्या खाना है, कैसे खाना है, मशरूम को कैसे यूज़ करना है। कैंसर, एड्स सब कुछ ठीक कर सकता है मशरूम। अलग अलग प्रकार का मशरूम, आपको मेडिसिनल मशरूम में जाना पड़ेगा, लेकिन मशरूम को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर जो लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, आपका कैपेसिटी है 4-5-10 आदमी मिला करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके लोन ले करके बड़ा मशरूम का फार्म, तो मशरूम का भविष्य एज अ सुपर फूड इज़ वेरी 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 शाइनी। अभी तो सुबह हुई नहीं है मामू, सुबह तो बाकी है मशरूम की ज़िंदगी में। भारत में उस तरीक़ा का उसको जगह ही नहीं मिला है जैसे कि और भी यूरोपियन या अमेरिकन या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, या चाइना है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, जापान है, कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और भी बहुत कुछ है। सब मशरूम आप देखिए खोज करके नेट में, सब मशरूम के बारे में जानते हैं। मशरूम रेडिएशन टानता है। आज जो हिरोशिमा नागासाकी में जो रेडिएशन टाना गया, वो कौन मशरूम टाना, आप उसके बारे में रिसर्च करके कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। बताइए कि कौन हिरोशिमा नागासाकी में कौन सा मशरूम यूज़ हुआ कि वहाँ का रेडिएशन को रिड्यूस किया जा सके, और ऐसा कौन सा मशरूम था जिसको यूज़ किया गया। अमेरिका में एक मिसहैपन हो गया था, एक ऑयल टैंकर लीक कर गया था जिससे कि पानी बहुत ख़राब हो गया था और उसमें पशु डक वगैरह बहुत, मतलब जो जीव वगैरह थे सब मरने लगे थे। तो फिर माइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया था, पॉल स्टेमेट को, और उन्होंने इसका करिश्मा कर दिखाया। तो प्लीज़ डू नॉट अंडरएस्टिमेट मशरूम। आपको अगर लगना है तो फोकस आपको लगिए, और 100% गारंटी है कि इसका भविष्य बहुत अच्छा है। अपना टाइम से काम कर पाइएगा, अपना बॉस स्वयं रहिएगा, ठीक है। खाना तो आदमी छोड़ेगा नहीं ना। अब बढ़िया चीज़, जब से बीमारी कोविड ये सब हुआ तो आदमी अच्छा खाना, ताकतवर खाना जिससे इम्यूनिटी बढ़ा सके और भी बहुत तरीक़ा का प्रक्रिया शरीर का स्ट्रांग हो सके, उसके लिए आदमी आजकल बहुत सचेत हो गया है। तो मशरूम वो सब चीज़ में उसको मदद कर सकता है। आपको खुद स्वयं को पहले अवेयर करना है, इन्फॉर्म करना है, फिर उसको लेकर के दुनिया के सामने जानना अपने प्रोडक्ट के साथ, आपका काम हो जाएगा। तो पिनिंग और फलन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, पॉइंट नंबर 5। उसमें जो है पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 का जो है ए नंबर, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 2000 ppm से नीचे हो जाना चाहिए, ठीक है, कोई 1800 के लगभग में, ठीक है। फिर आस्ते आस्ते उसको 1500 भी लेके जाना है। ताज़ा हवा का संचार को बढ़ाना है, यानी CO2 को घर से निकालना है, ताज़ा हवा का संचार को बढ़ाना है, और 1500-1800 तक में, 1800 से आस्ते आस्ते करके 1500 तक में ला करके उसको रोक के रखना है। उस समय रूम का जो तापमान है उसको भी कम करना है आपको उस समय तक। ये सब टेक्निकल एडवाइस आपको मिलेगा, उससे आपको 18 से 16 डिग्री के बीच में आपको टेम्परेचर रखना है रूम का, ठीक है, जब आपका पिन हेड माल निकल रहा है। और नमीपन रहेगा 85 से 90%, 85 to 90% नमीपन रहेगा, हो सकता है बाहर अंदर दोनों।
ठीक है, कि जिससे आपका माल अच्छा निकल सके। तो आपका कंपोस्ट का मॉइस्ट आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 85 to 90% होना चाहिए। जब उसका पी नेट निकल रहा है, फ्रेश एयर उसको चाहिए, कार्बन लो चाहिए। अब इस समय जब पीन हेड निकल रहा है तो उसको लाइट चाहिए, लेकिन सूरज का लाइट नहीं चाहिए, उसको डिफ्यूज मरा हुआ लाइट चाहिए। जैसे आपने देखा होगा घर में अगर लाइट वाइट भी नहीं जल रहा, सुबह का टाइम है तो आपको रोशनी सब चीज़ नज़र आ रहा है, तो उस तरीका का लाइट अगर आता है, छायादार लाइट, तो ठीक है। नहीं तो आपका तो क्लाइमेट कंट्रोल है, तो छायादार लाइट का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, आपको अंदर में ट्यूबलाइट लगाना ही पड़ेगा। तो 40 वाट का ट्यूबलाइट 50-60 स्क्वायर फीट के अनुसार, जिससे कि आपका हर कोना नज़र आए, उस तरीक़ा से आपको अपना तरीक़ा से पूरा रूम में, हर रूम में आपको फिट करना पड़ेगा ट्यूबलाइट, जिससे आप देख सकें और माल निकलने में मदद हो सके सीधा रूप से। ठीक है, प्रकाश की आवश्यकता होगी। 0.5 का 6 नंबर जो है वो है पिन हेड बनना चालू हो जाएगा 4 से 6 दिन के अंदर में, मतलब 7 दिन समझिए, 7 दिन के अंदर पिन हेड बनना शुरू हो जाएगा। पहली जो कटाई है केसिंग का 20-22 दिन के अंदर आपको पहला, कम भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा, ठीक है, 18 दिन भी हो सकता है, 22 दिन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है पहला तोड़ाई, आप पहला कटाई कर लीजिएगा। फिर छोटा माल तो निकलता रहता है, उसको बड़ा होने के लिए टाइम देना आपको। और डेली अगर आप माल निकालना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 3 रूम बनाना पड़ेगा, अगर डेली माल निकालना चाहते हैं। और एक क्वांटिटी में, एक मात्रा में डेली माल आपको चाहिए कंटिन्यू 365 दिन, तो उसके लिए आपको फिर बड़ा प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा, उसके लिए ज़्यादा रूम बनाना पड़ेगा। ऐसे आप एक रूम से भी शुरू कर सकते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं, 2-3 महीने के बाद में वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि आप कैसे घर में उसका खाद बना कर करके 20 किलो खाद बना करके, केसिंग सॉइल बना करके, बीज लेकर करके आप कैसे किट, बटन मशरूम का किट हम लोग बना रहे हैं, जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2025 में लॉन्च होगा। बटन अभी ऑयस्टर और मिल्की का किट हमारे पास अवेलेबल है। DIY किट भी है, डू इट योर सेल्फ किट, इसमें एक पैकेट है 200 ग्राम। और एक्सपेरिमेंटल किट जो है, एक्सपेरिमेंटल किट हो गया, वो 1 किलो बीज के साथ पूरा सेट रहता है, ऑयस्टर और मिल्की का, वो भी उपलब्ध है। बहुत जल्दी हम लोग पैडी का, और उसके बाद 15 अगस्त के आसपास में हम लोग बटन मशरूम का भी किट लेकर करके आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग शिटाके गैनोडर्मा भी, आगे बहुत कुछ है करना बाकी, सफ़र बहुत लंबा है, चलना अभी बहुत बाकी है, आगे बढ़ना है। मशरूम की दीवानों के लिए मैं हाजिर हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला कटाई आपको वही 18 से 22 दिन के अंदर पहला मिल जाएगा। फिर छठा नंबर है कटाई कैसे करें, हार्वेस्टिंग जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में, तुड़ाई, जो कटाई कीजिएगा। पहला तोड़ने की तकनीक जो है, मोड़ कर निकालना, पास के पिन को नुकसान ना पहुंचाना, ऐसे ट्विस्ट कीजिएगा, टानिएगा, निकल जाएगा बाहर। बगल में छोटा छोटा पिन हेड निकला होगा, अगर उसको प्रॉब्लमेटिक होगा, उसको टूट टाट जाएगा तो फिर आपका लॉस हो जाएगा, वो बड़ा मशरूम तो होगा नहीं। फिर अगर उसको प्रॉब्लमेटिक होगा तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक्सपर्टीज़ हाथ से हासिल करना पड़ेगा, हाथ साफ करना पड़ेगा, ठीक है। आकार मानक जो है कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए बड़ा, ठीक है। छोटा छोटा भी आजकल आदमी लोग निकाल लेता है मेकअप देने के लिए, ठीक है, या कोई प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कुछ भी कारण छोटा भी थोड़ा आजकल मार्केट में बहुत आता है, क्योंकि फार्म भी बहुत हो रहा है, टेक्निक नहीं आदमी को पता है, आधा टेक्निक अधूरा लेकर के सब काम कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, चलिए, सबका जीवन चल रहा है, चलना भी चाहिए। ठोकर खा करके ही लोग सीखते हैं, जो जिनको करना है वो तो करेंगे, और जिनको नहीं करना उनके पास 100 बहाना है। जैसे मैं पिछले लगभग 20 साल से प्लस 2003 से मैं मशरूम के पीछे लगा हूँ। कितना बार मैंने छोड़ा और कितना बार पकड़ा, लेकिन मशरूम ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, तो मैं भी उसको नहीं छोड़ पाता हूँ। अब मेरे लिए एक जुनून बन गया है ये, 20 साल से आप जिसके साथ रह रहे हैं तो एक जुनून बन गया है। तो रिसर्च करता रहता हूँ, दोस्तों को बताता रहता हूँ, अपने भाई बंधुओं को जो मशरूम के काम करना चाहते हैं। और पढ़े लिखे लोग भी, आप इंटरनेट उठा के देखिए, रिसर्च कीजिए कि मशरूम में पढ़े लिखे लोग आते, इंजीनियर, डॉक्टर,
अच्छा अच्छा पेशेवर जो है वो लोग मशरूम की खेती कर रहे हैं इंडिया में, विदेश में। इंडिया में बहुत लोगों को टंडेली है, ठीक है। बहुत लोग अपने आप को मतलब एक पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता है कि ये सब काम फार्मिंग का काम नहीं करेंगे। जितना प्रॉफिट आपको फार्मिंग का काम से मिलेगा दूसरा किसी भी काम से आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और फिर आपका हर 2 से 3 दिन में वो बड़ा होता जाएगा। आकार तो बता दिया आपको 3 से 4 सेंटीमीटर। और हर 2 से 3 दिन में जो जो बड़ा होते जाएगा, 3-4 दिन लगे, उसको आप तोड़ते जाइए। जो आपका प्रति किलो खाद है उसमें जो उत्पादन का जो परसेंटेज है आपका 20% के लगभग में आपका उत्पादन निकलेगा, ठीक है। 10 किलो जो माल है उसमें 20% आपका हो गया 2 किलो, 2 सवा 2 किलो के लगभग, 2 किलो ही पकड़ के चलिए। 2 किलो माल आपका 10 किलो खाद में निकलेगा। बाद में खाद को आप वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं, उससे आपका अलग आय हो सकता है। उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य जीवन का सबसे बड़ा एक समझिए कि गैजेट है, एक बहुमूल्य अस्त्र है जो हम लोगों को मिला है, धैर्य, जिसको हम लोग समझते नहीं। हर चीज़ बटन से कंप्यूटर में नहीं, लाइफ, ये लाइफ है तो लाइफ का एक तरीका है, उसका एक स्टैंडर्ड है, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप उसके साथ काम करना चाहते हैं मशरूम के साथ तो। और करिएगा, दिल लगा के करिएगा तो 100% गारंटी है कि आपका पैसा के रूप में और खुद आपका पर्सनल लाइफ में भी बहुत सा चेंजेस आएगा। मशरूम की खेती के दरमियान आप बहुत कुछ सीखिएगा भी, बहुत कुछ सिखाएगा। जैसे इसमें पहला सबसे बड़ा चीज़ है पेशेंस। माँ किस तरीक़ा से सोचती है बच्चों के बारे में, उस तरीक़ा से प्यार आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं, मुर्गियों के जैसे। मुर्गी, बकरी, बैल, भैंस का आप लोग जो पोल्ट्री फार्म वगैरह करते हैं, ठीक है, कैटल फार्म, लाइव स्टॉक फार्म, तो उन लोग का उससे पता चलता है। लेकिन इनका आपको नहीं, हमको आपको डेली उसकी निगरानी रखनी पड़ेगी। डेली डिसइंफेक्टेंट होकर करके आप जो भी एक्सपर्ट रखिए, या आप स्वयं हर रूम का हर कोना आपको विजिट एक राउंड तो मारना ही पड़ेगा हर 24 घंटा में एक बार। तो नियम बनाना पड़ेगा, बहुत सा नियम है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यही है, 20% के लगभग में निकलेगा। और 7वां नंबर पॉइंट हम लोग आते हैं, कटाई के बाद की प्रक्रिया क्या है। मिट्टी और मलबे को हटाना है रूम से, ठीक है। ठंडा का करने का जो तापमान है तुरंत उसको डाउन करना है, लो कर देना है एकदम, ठीक है, जिसमें हर चीज़ फ्रीज हो जाएगा। सेल्फ लाइफ जो है उसका 2 डिग्री में अगर रखते हैं बटन मशरूम को आप, 2 से 3 डिग्री में, तो 5 से 7 दिन वो सर्वाइव कर जाएगा। बाकी बहुत सा टेक्नोलॉजी आ गया है, इंस्टा फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी और ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी, वॉशिंग टेक्नोलॉजी, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गया है, ठीक है। उसके वो सब आप यूज़ कीजिएगा, पैसा तो लगेगा मशीनरीज इक्विपमेंट्स में, लेकिन उससे लाइफ उसका बढ़ जाता है। साल 18 महीना तक लाइफ हो जाता है। डीप फ्रीज़र में जैसे आपका पीस वगैरह आता है, और जो आपका पटेटो का जो कटा हुआ पीसेस वगैरह जो फ्रिज में, डीप फ्रीज में यूज़ करते हैं सब दुकान, उसी तरीक़ा से इसको भी आपको स्टोर करना पड़ेगा डीप फ्रीज में। कैन भी बन सकता है, आप बाई प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो सेल्फ लाइफ के लिए आपको 2 डिग्री में रखना पड़ेगा, जिसमें 5 से 7 दिन लग जाएगा। जो भी आप इसका सिस्टम बनाइएगा भेजने का, उसमें ठंडापन होना चाहिए। थर्माकोल का पैकिंग जैसे होता है तो आमतौर पर उसमें 75 तो 200 ग्राम का पैकेट रहता है, यानी 15 किलो, और 5 किलो जेल का हाफ किलो का 10 पैकेट होता है, ताकि ऊपर नीचे से उसको ठंडा रखा जाए। 10 आधा किलो से कम का ही होता है पैकेट, लेकिन 5 किलो होता है पैकेट, ठीक है। ऊपर नीचे मिला के, बीच में मिला के, ताकि ठंडा रहे और ठंडा बंधा रहे, उसके लिए थर्माकोल को बढ़िया से सील भी किया जाता है। तो आपको जो है अपना सेटिंग करना पड़ेगा। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक जो है, आप किस तरीक़ा से माल भेजिए, तब तक आपका पार्टी पास माल पहुंच जाए तो सही तरीक़ा से पहुंच जाए, वो मार्केट में निकाल सके, उसको माल को बेच सके, लाभ कर सके, तो उसका भी हिम्मत बढ़ेगा, आपका भी हिम्मत बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। 8वां नंबर जो पॉइंट है वो है फार्म का जलवायु नियंत्रण। जलवायु माने क्लाइमेट, जो उसका जो परिवेश है, ठीक है,
इसमें मॉइस्ट मेंटेन करना है, प्रमुख जलवायु, ठीक है। जल और वायु दोनों को जो क्लाइमेट है उसको कैसे आपको फिक्स करना, कैसे प्रबंध करना। तो तापमान जो है वो आपको पता है कि 24 से हमको 16 डिग्री तक लेकर के आना है। 26 से हमने शुरू किया था, तो वहाँ से आपको 16 डिग्री तक लेके आना, जब पीनेट से माल निकलना शुरू हो जाएगा। CO2 का स्तर को 2000 ppm से भी नीचे ले जाना है। लास्ट में जब माल निकलना शुरू हो जाएगा तो मेरे ख्याल से 800 ppm आपको 800,000 ppm के आसपास रखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। जब वेंटिलेशन होना चाहिए, हाई प्रेशर ब्लोअर होना चाहिए, जो ताज़ा हवा वाला पंखा जो होता है, हाई स्पीड ब्लोअर जो होता है, हाई प्रेशर हाई स्पीड, उसका ज़रूरी है, क्योंकि रूम सब बड़ा बड़ा रहेगा। कम से कम 20 फुट बाई 40 फुट हाइट, 16-17 फुट रूम, एक रूम का होता है। उसमें 5 टन 6 टन माल आता है एक रूम में, कंपोस्ट रैक का सिस्टम में। तो रूम बनाने में भी आपको बहुत कुछ उसमें सामान वगैरह लगाना पड़ेगा। वेंटिलेशन आपको चेक करना, वेंटिलेशन का जो ताज़ा हवा लाने वाला एकदम हाई प्रेशर ब्लोअर होना चाहिए। इंसुलेशन जो मैंने आपको शुरू में बताया था, सूक्ष्म जलवायु बनाए रखने के लिए उपयुक्त जो रूम का जो इंसुलेशन किया हुआ है, कि किसी पर जैसे फ्रिज होता है उसका जो इंसुलेट किया हुआ रहता है, तो किसी प्रकार से अंदर का जो ठंडापन है बाहर के साथ में उसका मिक्सिंग ना हो। तो उससे क्या होगा कि आपका फ्रिज का जो ठंडापन है उसको होने में तकलीफ़ होगा, उसको प्रेशर पड़ेगा, प्रेशराइज होगा। तो ये चीज़ आपको सोचना बहुत ज़रूरी है कि आपका रूम का कम से कम थिकनेस याद रखिएगा। इंडिया में जो है रूम का थिकनेस जो है आमतौर पे जो गर्म इलाका 50 mm का थिकनेस होना चाहिए आपका रूम का, जो पब पैनल आप बैठाते हैं। प्लस उसको इंसुलेट करना, उसका कोना कोना बारीकी बारीकी जांच करना है कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। थोड़ा सा भी लीकेज प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपका सब चीज़ को हवा 24 घंटा वहाँ से आ रहा है जा रहा है, आपको प्रॉब्लमेटिक करेगा। आपका रूम का टेम्परेचर को 1-2 डिग्री फ्लक्चुएट करता रहेगा। इससे मशरूम जो है स्ट्रेस में आ जाएगा, तनाव में, तो आपका फलन होगा नहीं होगा गारंटी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ का इंसुलेशन का बहुत बहुत ध्यान देना है। रूम का इंसुलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इंसुलेटेड का मतलब है कि बाहर और अंदर में कोई भी कुछ, रूम के अंदर का जो अंदर ही रह जाए उसका, और बाहर से कुछ किसी प्रकार से अंदर का वातावरण को किसी प्रकार से माने उसको माने स्थिर रहना चाहिए, अस्थिर ना कर पाए। ये आपको सोचना जरूरी कि इंसुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब 9वां नंबर पॉइंट पे आते हैं, रोग और कीट नियंत्रण। बीमारी होता है बहुत सा मशरूम में, फंगल भी होता है, वायरल भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है, बहुत तरीक़े का कीट होता है, कीड़ा कीटाणु बहुत तरीक़ा का आता है, लार्वाज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ पे आपको ध्यान देना है। सामान्य रोग जो आपको नज़र आएगा वो आएगा ग्रीन मोल्ड, जो मैंने आपको बताया आमतौर पे पैस्चराइजेशन में गड़बड़ी से हो जाता है, ठीक है। और बैक्टीरियल ब्लॉच, जगह पे ब्राउन कलर का हो जाएगा और लगेगा कि जैसे कोई घाव भर जाता है तो कैसा लगता है, और थोड़ा मतलब देखने में थोड़ा अजब जैसा फीलिंग होगा, तो वो बैक्टीरियल ब्लॉच होता है। ब्राउन कलर का होगा, कथई रंग का, और पैच पैच टाइप का बनना शुरू होगा आपका जो केसिंग के ऊपर का सरफेस है वहाँ पर। कीट का रोकथाम वो करना पड़ेगा, जैसे फंगस, ग्रेट्स, छोटा छोटा कीड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद माइट्स, वो भी छोटा छोटा कीड़ा होता है, सूक्ष्म कीड़ा होता है। माइट्स हो गया, गैनेट्स हो गया, चलता है ऐसे गिर गिर के सब उड़ता है, निमोटैड हो गया, ये सब चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये सब कीट के बारे में, बीमारी के बारे में। स्वच्छता का प्रोटोकॉल आपको अपना फार्म में एकदम मतलब ऑन द टॉप प्रायोरिटी लिस्ट रखना पड़ेगा। साफ सफाई, ये कोई भी मशरूम फार्म हो, किसी प्रकार का भी मशरूम का फार्म हो, उसका पहला सबसे बड़ा सीख होना चाहिए कि, और उसका कर्तव्य होना चाहिए कि मशरूम फार्म एकदम नीट एंड क्लीन हो, जैसे कि एक स्वच्छ अच्छा क्वालिटी हॉस्पिटल का ऑपरेशन रूम होता है या
नॉर्मल जनरल वार्ड भी होता, तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, साफ़ सफाई, सैनिटेशन, जिससे कि बीमारी ना आ सके, आपको एक अच्छा फसल मिल सके। ठीक है, तो कीट की रोकथाम करनी पड़ेगी, जिसमें फंगस भी हो सकता है, जेनेट भी होता है, माइट्स है, निमोटाइड्स है। ठीक है, तो ये सब का आपको मैनेज करना। स्वच्छता का प्रोटोकॉल जैसे मैंने आपको बताया, उपकरण, फर्श, दीवार की सफाई हमेशा कराती रहनी है, स्प्रे कराते रहना है। डायरेक्ट कभी कोई भी स्प्रे, डायरेक्ट केमिकल स्प्रे अगर करना भी है तो तरीका से वो आपका एक्सपर्ट आपको बताएगा। डायरेक्ट उसके ऊपर में फट से कुछ सरफेस में स्प्रे नहीं करना। बाहर में आपको जो करना है कीजिए। वो आपको 10 लीटर का केमिकल वेमिकल देने के लिए 10 लीटर का चूना का स्प्रे वीकली करना, नीम का तेल का वीकली स्प्रे करना, ये सब ज़रूरी है, ताकि वो लोग को ताकत मिलेगा और वो लोग आगे बढ़ सकेगा, आपको एक अच्छा फलन दे पाएगा। ठीक है, फ्यूमिगेशन, रूम जब माल निकल गया रूम से सब, तो उसके बाद वो रूम को फ्यूमिगेट किया जाता है, मतलब भाप से रूम को पूरा शोधन किया जाता है, जिससे किसी प्रकार का कीड़ा का या किसी प्रकार का फफूंदी या बीमारी किसी का प्रवेश रूम में ना हो, और रूम 100% नहीं, कम से कम 99% स्वच्छ हो रूम। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो जिसको बोलते हैं फ्यूमिगेशन करना है, आप फॉर्मल्डिहाइड्रेट का जो आता है, क्या नाम है आपका, ये फॉर्मलिन, उसको मिक्स करके उसका भाप को छोड़ कर करके पूरा रूम को आप बंद कर कर करके आप ये चीज़ प्रेशराइज कर सकते हैं। 24 से 48 घंटा उसका भाप को छोड़ कर करके आपका रूम पूरा प्रेशराइज हो जाएगा। फिर खोल कर करके उसको गैस निकाल के फिर आपको नया माल लगाना है। ठीक है, 10 नंबर पॉइंट है खाद की, खर्च की गई खाद और बैग को कैसे निपटाना है। जो बैग और खाद जो आपका बैग के अंदर में है, जब माल निकल गया आपका पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया 70 दिन का, ठीक है, 90 दिन का टोटल साइकिल होता है माल बनाने से लेके माल निकलने तक का अंतिम दौर, 85 से 90 दिन का पूरा साइकिल होता है बटन मशरूम का। अब लॉन्ग मेथड से बना रहे, शॉर्ट मेथड से बना तो 2-4-5 दिन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अन्यथा जो प्रोसेस है वही प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको वो जो है क्या नाम है, जो आपका बैग जो उन लोग को वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद के रूप में आप बना सकते हैं। गरम बैग निकालने से पहले उसका जो कंपोस्ट है उसको एक बार आप गरम पूरा कर सकते हैं, ताकि उसका किसी प्रकार से उसके अंदर अगर किसी प्रकार से कोई फॉरेन बॉडी घुस गया और कीड़ा मकोड़ा तो वो सब मर जाएगा। ठीक है ना। अभी रिसाइकलिंग बैग भी निकल गया है बटन मशरूम का भी, तो रिसाइकलिंग बैग भी आप यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा जो बैग आप यूज़ किए उसको फेंकना ही पड़ेगा, वो रीयूजेबल सब बोलने वाला बात है। ठीक है ना, झमेला बहुत हो जाएगा, 5 पैसा बचाने के चक्कर में 50 पैसा का प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, फ्रेश हर बार कीजिए, रूम को बढ़िया से फ्यूमिगेट कर दीजिए, बढ़िया से शोधन कर दीजिए रूम का, 48 घंटा बंद रहेगा सील रूम, भाप से, केमिकल भाप से पूरा रूम का शोधन हो जाएगा, सब कीड़ा मकोड़ा कोना कोना मर जाएगा, बढ़िया से साफ़ सुथरा करके तब नया माल लगाइए। ठीक है, बायोगैस का उत्पादन कर सकते हैं, इसका थोड़ा विधि है, प्रोसेस कर कर करके आप जो इसका बच जाता है अवशेष कचरा, उससे आप बायोगैस उत्पादन कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि खेती बाड़ी के काम में वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा, तो खेती बाड़ी के काम में आप उसको उसमें भी बिक्री कर सकते हैं, उससे भी आपको पैसा का लाभ। जो भी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर जल का स्रोत है वहाँ पर डंपिंग कभी मत कीजिएगा। अगर आपको डंपिंग ही करना, फेंकना ही है, तो नेवर डू द डंपिंग बिसाइड और नियर एनी पॉन्ड, रिवर और बराज that has water bodies nearby them. So be very careful while dumping, because ये सब मिल जाएगा तो बहुत तरीक़ा का प्रॉब्लम क्रिएट होगा पानी में। ठीक है, तो
आपको उसमें फिर पिल्लू हो जाएगा, ये होगा वो होगा। उससे बढ़िया कि आप उसको खाद बना लीजिए। और आपको फेंकना ही है तो सूखा जगह में, दूर जगह में, अपना जो फार्म है उससे कम से कम 1-1.5-2 किलोमीटर दूर में ही फेंके तो ज़्यादा अच्छा है। और फेंकते वक्त में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक को हटा दीजिएगा। प्लास्टिक से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है, तो प्लास्टिक आपको हटा कर करके उसका जो अंदर कंपोस्ट है उसको फेंक देना है। और प्लास्टिक को एक बोरी में भर करके रखिए। आप साल भर में एक बार प्लास्टिक को बिक्री कर दीजिए, जो भी आए अपना स्टाफ लोग में बांट दीजिए। आपको नहीं लेना है, आप स्टाफ लोग में बांट दीजिए। स्टाफ लोग तो एक चाय और बढ़िया एक कुछ आइटम खिला दीजिएगा, केक वगैरह, तो उससे भी वो लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, काम करने का लीडरशिप का क्वालिटी आप में होना चाहिए। स्टाफ को कैसे बांध के रखना है, कैसे उसे उसको समझाना है, अपने आप को कैसे उसको समझाना है, अपना क्या सोच है उसको कैसे ये सब चीज़ बताना है। उसी प्रकार का आदमी रखना है जो आपका सोच के साथ में तालमेल बैठा सके, जो आपके साथ में लंबा समय तक काम कर सके। ये सब चीज़ आपको सोचना पड़ेगा काम का शुरू करने से पहले। ठीक है, डंपिंग से बचें। और यही 10 पॉइंट है जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि खाद बनाने से लेके खाद को निपटाने तक का जो प्रक्रिया है उसके ये 60 पॉइंट है क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम फार्म का। तो दोस्तों आज यहीं अभी तक है, आज समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।